नमस्कार। हमारे खास राजनीतिक प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। अब तक हमने कांग्रेस भाजपा में चल रहे अंतर्कलह पर चर्चा की। फिर एक दिन हमने बात की हनुमान बेनीवाल से, आरएलपी के नेता। उसके बाद हमने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से बात की। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ना चाहते हैं और बात करेंगे। एक तो बीटीपी जो ट्राइबल पार्टी है, अचानक उभर के आई। पिछले चुनाव में 2 सीटें हैं उनके पास बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और वहाँ उन्होंने काफ़ी चौंकाया लोगों को। उसके प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम गोगरा से बात करेंगे और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि सीपीएम के प्रदेश सचिव कॉमरेड अमराराम से भी हमारी बात हो, ताकि बीटीपी और सीपीएम क्या करने जा रहे हैं आने वाले चुनाव में, उनकी तैयारी क्या है, इस पर हम चर्चा कर पाएँ। बांसवाड़ा डूंगरपुर वागड़ इलाका है, दक्षिण राजस्थान है और ये पूरी ट्राइबल बेल्ट है। और दर्शकों को याद दिलाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो 9 विधानसभा सीटें हैं, 2 जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनमें सरपंच से लेके सांसद तक के सारे पद आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। यानी कि सरपंच भी केवल एसटी का बन सकता है, प्रधान भी एसटी का बन सकता है, जिला प्रमुख भी एसटी का बन सकता है, विधायक भी एसटी का बन सकता है और सांसद भी एसटी का बन सकता है। 100% आरक्षण की वजह से, क्योंकि टीएसपी एरिया है, स्पेशल प्रोग्राम है, ट्राइबल स्पेशल प्रोग्राम, वहाँ पर एसटी के अलावा अन्य समाज से आने वाले लोग राजनीतिक नेतृत्व देने की स्थिति में कभी नहीं रहते। चाहे वो नेता बन भी जाए, पर चुनाव लड़कर किसी पद पर नहीं बैठ सकते। अब चूंकि इस इलाके में मीणा भी काफ़ी है, नीनामा भी काफ़ी हैं और इस तरह के हम सुनते रहते हैं नाम, इन सब लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस का साथ दिया। पहले यहाँ सारे पद रिजर्व नहीं थे, तब हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या यहाँ के नेता थे। अब जब से 100% रिजर्वेशन हुआ है, एक समय था जब मामा बालेश्वर दयाल ने एक इलाके, कुशलगढ़ वाले इलाके को समाजवादी विचारधारा से जोड़े रखा, इसलिए जनता पार्टी और जनता दल के विधायक वहाँ से चुने गए। कभी लता स्वामीनाथन ने वहाँ पे काम किया तो लगा कि वामपंथ वहाँ फैलेगा, और एक बार लोगों के मन में ये भी शंका हुई, ये भी राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा होने लगी कि कहीं इस वागड़ के इलाके में बेरोजगारी को देखते हुए, युवा आक्रोश को देखते हुए कहीं नक्सलवाद जन्म ना ले ले। नक्सलवाद जन्म ना ले ले, इसको देखते हुए बहुत सारे प्रयास किए गए और इधर बीटीपी का उदय हुआ। बीटीपी ने छात्र संघ चुनावों से चुनाव जीतना शुरू किया और फैल गई, और फैल करके उसने पिछले चुनाव में 2 विधानसभा सीटों पर, दोनों सीटें डूंगरपुर की हैं, सफलता हासिल की। हालांकि खास बात यह है कि बीटीपी के दोनों विधायक अब बीटीपी में नहीं रहे और वो पार्टी से बाहर हो गए। तो बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम गोगरा से हम बात करते हैं। नमस्कार वेलाराम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार फर्स्ट इंडिया को। जी वेलाराम जी, अगले चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? कितनी सीटों पर लड़ेंगे? दोनों जिलों में लड़ेंगे, बाहर भी फैलेंगे? देखिए, ये राजस्थान के चुनाव एक टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट तब तक नहीं पूरे होते हैं जब तक टीमें नहीं उतरती। तो आवाज रिपीट कैसे हो रही? तब तक टूर्नामेंट पूरे नहीं होते हैं। तो बीटीपी भी इस टूर्नामेंट में अपनी ताकत, अपने मुद्दों को लेकर उतरेगी। नहीं, सीटें 200 है, आप कितनी सीटों पर लड़ने का? भारतीय ट्राइबल पार्टी इस चुनाव के अंदर सीटें 200 है। 17 सीटें जो टीएसपी के हैं जी, हाँ, और टीएसपी की 17 सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और शेष सीटों पर हम विचार की राजनीतिक पार्टियों के साथ
विचार विमर्श कर उनके साथ में लाइजन बिठा करके पूरे राजस्थान में अपनी सीटें उतारने की कोशिश करेगा, जिसमें हमारा अभी तक चर्चा हो चुकी है। एसडीपीआई, एपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आरडीएफ और बीटीपी, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में, अजमेर में करने के बाद में हम विचार के लोग एक हो करके कांग्रेस, बीजेपी की जो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीब, अन्य जाति में भी गरीब उनकी आवाज बनने के लिए हम एक साथ चुनाव लड़ने का विचार है। इसके साथ ही अन्य पार्टी भी हम विचार के साथ मिलना चाहेंगी, जुड़ेंगे तो हम मिलजुल करके पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेंगे। ये बीटीपी की तरफ से एक चर्चा। आपके 2 विधायक चुने गए थे, दोनों विधायक अब आपकी पार्टी में नहीं है। ये आप कह रहे हैं पार्टी में है कि नहीं है, ये हमारा आउटलुक है। घर के अंदर सब कुछ आपस में विवाद होते हैं, ये चुनाव में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा, बीटीपी में फूट हो गई है, बीटीपी में धड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 4-5 आदमियों के बीच में मनमुटाव है, इसका मतलब पूरे क्षेत्र के ट्राइबल एरिया के युवाओं का मनमुटाव नहीं है, आम लोगों का मनमुटाव नहीं है। ये सारा मीडिया और अन्य मार्फत से बीजेपी कांग्रेस के मीडिएटर द्वारा बीजेपी को तोड़ने की साजिश के तहत ऐसे लफ्ज बोले जा रहे हैं, जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। बीटीपी के दोनों विधायकों को आप टिकट देंगे वापस एक बार और, अगर वो आपके साथ हैं? देखिए, वो हमारा समय के परिस्थिति के अनुसार हम देख लेंगे हमको क्या करना है। ये हमारा अपना आउटलुक है, डिसीजन है, वो समय आने पर सब पता लग जाएगा। जी, एक भारतीय आदिवासी पार्टी और जन्म ले रही है आपके इलाके में। भारतीय आदिवासी पार्टी ने छात्र संघ चुनावों में भी सफलता हासिल की है। मैं आपसे सुन रहा हूँ लोग सर, मैं आपसे मैं निवेदन ये करूंगा कि ये आपसे सुन रहा हूँ और लोगों से सुन रहा हूँ, मीडिया से सुन रहा हूँ। मेरे सामने जब पार्टी आएगी तब हम इस मामले में कुछ आपको जवाब देने में समर्थ रहेंगे। जी, आपके इलाके में सबसे प्रमुख समस्या या सबसे प्रमुख बात आप क्या रखेंगे लोगों के सामने वोट मांगने के लिए? देखिए, हमारी सबसे प्रमुख मांग है और जिसकी वजह से बीटीपी का उदय हुआ, भारतीय संविधान की मंशा थी और मंशा के अनुसार 5th शेड्यूल बनाएगी और जिसमें संविधान की धारा 244(1) के तहत राज्यपालों को अधिकार दिए गए कि टीएसपी एरिया में, आदिवासी बाहुल एरिया के अंदर आदिवासी की भौगोलिक परिस्थिति, उसकी रहन, उसकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को गार्जियन बनाया गया। लेकिन आज तक जो पावर दिए गए इसका उपयोग नहीं किया गया और इसका उपयोग भी विधानमंडल और मुख्यमंत्री ने नहीं करने दिया। और यही नहीं कि भारतीय संविधान की मंशा के अनुसार जितने भी आदिवासियों के लिए कानून बने, जैसे ढेबर कमीशन की रिपोर्ट, सिगुमाओ कमेटी और इसी तरह से कई पेशा कानून, एफआरए कानून, जितने भी कानून बने वो आज तक धरातल पर नहीं उतरे। इसी तरह से एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए भी जो कानून तो बने, सच्चर समिति या एससी के लिए जितने, लेकिन उसकी मंशा के अनुसार आज तक धरातल पर ये बात नहीं उतरी। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी हम विचार की पार्टियों के साथ में बैठ करके अलग भील प्रदेश की बात आप करते हैं, अलग भील प्रदेश की बात आप करते रहे, क्या अभी उस बात पे कायम है? अलग कानून बनाया था लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं, इसलिए बीजेपी को आना पड़ा। जी आगे बोलिए। अलग भील प्रदेश की मांग आपने की थी, क्या अभी भी आपकी मांग अपनी पे कायम है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ट्राइबल एरिया को लेके अलग से भील प्रदेश बनाया जाए? बिल्कुल हमारी मांग कायम है। ये मांग आज सिर्फ अभी नहीं, 100 साल पुरानी है और हमारे मानगढ़ पर गोविंद गुरु ने
भीलराज की बात की थी, तब से ये बात चल रही है और वो इसलिए चल रही है कि संविधान के मंशा के अनुसार कानून, विधान, नियम, कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए बातें कही थी वो धरातल पर नहीं उतरी और नहीं उतरी। उसी को उतारने के लिए वायदा याद दिलाओ अभियान के रूप में पार्टी उतारेगी कि ढेबर कमीशन में कहा था कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी का विकास और दूसरी तरफ शराब बिक्री एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों एक रहना चाहिए। लेकिन इधर तो आप शराब की बिक्री हर फलिये में दारू की दुकान खोल रहे हो और दूसरी तरफ विकास, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन आज तक ढेबर कमीशन की रिपोर्ट की क्रियान्विति नहीं की। इतना ही तो हम कह रहे हैं, हमने पास की थी क्या ढेबर कमीशन की रिपोर्ट? कौन प्रतिनिधि था उसमें आदिवासी? जब आपने बनाई, हमारी चिंता की, उसको क्रियान्विति क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल बीजेपी करना चाहती है। हमें किसी पार्टी से झगड़ा नहीं, किसी धर्म कर्म से झगड़ा नहीं, लेकिन हमारे लिए आप बोल रहे हो और जब मैं बोलता हूं तो मेरा नाम दूसरा लेकर के आप पे तो ये तो भड़का रहा है, ये नक्सली से ये, अरे हम तो बोले ही नहीं, हम तो आप बोल रहे हो वही हम रिपीट कर रहे हैं। सुन लीजिए और भील प्रदेश को बनाना ही होगा, ये आने वाले समय की मांग है और जब तक भील प्रदेश नहीं बोल रहा है युवा अपनी आवाज बंद नहीं करेगा। ये थे बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा, डूंगरपुर से हमारे से रूबरू हो रहे थे। तो विधायक इनकी पार्टी के मानने को तैयार नहीं कि विधायक अलग हो गए छिटक कर, और भील प्रदेश की अपनी मांग पर कायम है और भील प्रदेश की मांग को ही सामने रखकर अगला चुनाव, विधानसभा चुनाव, ये आदिवासी बेल्ट में लड़ेंगे और पूरे राजस्थान में अपनी जैसी विचारधारा के लोगों को ढूंढेंगे, पार्टी को ढूंढेंगे, उनके साथ सहयोग करने को तैयार है। आज हमारे दूसरे मेहमान हैं सीपीएम के राज्य सचिव कॉमरेड अमराराम। कॉमरेड अमराराम, आपका स्वागत है। लाल सलाम, अब तो नारे सुनाई कम पड़ते हैं लाल सलाम के। मैंने बहुत सुने, एक साल तक सुने होंगे आपने दिल्ली के चौतरफा और पूरे देश। जी हाँ, वहाँ तो है, लेकिन आप ये है जो नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीने की बात करता था, उसको पूरे देश के किसानों से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने पड़े हैं और लिखित में समझौता किया था, बशर्ते वो मुकर गए हों। कॉमरेड, कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है सीपीएम की इस बार? सीपीएम 30 सीटें चिन्हित की हैं और हमारा सीट लड़ने का एक ही आधार होता है, हमारी पार्टी का संगठन और संघर्ष जी, क्योंकि वही हमारी पार्टी है जो आम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती है जी। चाहे वो आज महंगाई का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, नहीं, कैडर बेस्ड पार्टी है आपकी, तो कैडर के लोगों को ही टिकट देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने 30 सीटों पर चुन लिए अपने कैडर में से लोग चुनाव लड़ने के लिए या बाकी है? नहीं, सीटें अभी चिन्हित की है, निश्चित रूप से कैंडिडेट भी चुनेंगे और तमाम जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं जो इस राजस्थान को कंगाल और बीमारू राज्य बनाया है, सब कुछ संसाधन, प्राकृतिक जमीन हो, खनिज हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, जनशक्ति हो, सबसे ज्यादा है, लेकिन आज भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। आजादी के 75 साल बाद में भी राजस्थान संपूर्ण शिक्षित नहीं हो पाया है। तो ये जो राजस्थान को बारी बारी से उत्तर बिक्का वाली घोड़ी से लूटती रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इससे पीछा छुड़ाने के लिए जो भी धर्मनिरपेक्ष दल है जी, निश्चित रूप से उन सबको साथ लेकर के लड़ने का मार्क्सवादी पार्टी विचार रखती है। किसी से बात चल रही है आपकी या बात हुई है अभी तक? नहीं, पहले से भी हमारा लोकतांत्रिक मोर्चा है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जनता दल धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी माल्य है और निश्चित रूप से बाकी भी जो धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इस लूट के खिलाफ जी राजनीतिक संघर्ष में साथ आने के लिए तैयार होंगे। उन सब दलों से हम चर्चा करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे और निश्चित रूप से सरकार नहीं, आवाज, जनता की समस्याओं की आवाज, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप, दोनों भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो कह रहे तुम चोर हो, वो कह रहे तुम चोर हो, कांग्रेस बीजेपी, हम कह रहे दोनों ही चोर हैं, डाकू हैं। जी जी, आप पहली पार्टी है जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
तो बिल्कुल, हम तो आज की तारीख में 200 पे नहीं लड़ रहे हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 30 सीटें आपने चिन्हित की है, ये सीपीएम की है या आपके पूरे जो समूह बना रखा है माले और सब मिला के? ना, ये अभी सीपीएम की है। वो बात तो अभी जब नजदीक आएगा तो निश्चित रूप से सीटें भी एडजस्टमेंट होंगी। जी। बाकी लोग भी होंगे, ये 5 दलों के अलावा भी जो दल है निश्चित रूप से उनसे भी चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि आज तक पिछले 5 चुनावों को आप देखेंगे तो 29% मतदाता ने राजस्थान को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है। जी, हम चाहते हैं कि उसकी एक संगठित आवाज हो जी, और वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 में उन सबको हम एकजुट करके लड़े, जिससे वो ताकत हो कि उत्तर बिक्का वाली घोड़ी से पीछा भी छूट सके। आपके हमेशा 2, 3, 4 ऐसे विधायक आते हैं, क्या आपने इसका कोई एनालिसिस किया कि इतने ही क्यों आते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाते? नहीं, ऐसा है कि जिस तरह का पैसे का खेल हुआ है जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी आने के बाद तो आप देखिए जो कंपनियों का 2 नंबर का पैसा जो भ्रष्टाचार के रूप में आता था, उसको मोदी जी आने के बाद चुनावी बॉन्ड में शिष्टाचार कर दिया है। जी, अब आप देखिए 90% पैसा चुनावी बॉन्ड का भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन सीपीएम की तरफ से भी है, अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी है। 90% उनके पास गया और बाकी सबके पास 10%, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो चुनावी बॉन्ड का पैसा वैसे भी नहीं लेती है। बड़ी बड़ी कंपनियों का 2 नंबर का पैसा वैसे भी नहीं लेती थी, न चुनावी बॉन्ड का लेती है। लेकिन आज जब पैसे का और जिस तरह से अंग्रेजों की थी, भारतीय जनता पार्टी आम मेहनतकश को, किसान, मजदूर, नौजवान, छोटे व्यापारी को बांटो, लूटो, राज करो। आज जो भी वायदे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया था, एक भी वायदा किसान को, स्वामीनाथन की रिपोर्ट का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी, अभी तो कांग्रेस की सरकार है, अभी तो प्रेजेंट में कांग्रेस सरकार जिसके खिलाफ लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने भी नहीं किया। कांग्रेस ने कहा था गिनती गिन के सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी का कर्जा माफ। आज तक तो ये किसान का हुआ नहीं। अच्छा, ये बताएंगे कि गहलोत जी ने जैसे 2000 यूनिट माफ कर दी बिजली, 200 यूनिट 100 यूनिट घर में माफ कर दी, घरेलू से गैस के सिलेंडर भी 78 लाख लोगों के लिए 500 रुपए कर दिए। ये ऐसे कदम है जो आम जनता के करीब ले जाते हैं उनकी पार्टी को। ये इनको आप कैसे देखते हैं? आप अंदाजा कीजिए, इस 2000 से लेके 2023 तक जी, इस 23 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को बिजली के क्षेत्र में जितने घोटाले किए, मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए और तमाम जितने भी बिजली मंत्री इस 23 साल में रहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, सब जेल में जाएंगे। आप देखिए आज 2-2.5 रुपए में बिजली बनती है। 13,000-14,000 मेगावाट की आवश्यकता है और 29,000 मेगावाट बिजली बनती है, फिर भी राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। 2.5 रुपए की बिजली, और अभी तो सौर ऊर्जा में जो देश में सबसे ज्यादा बन रही है वो 2.25 रुपए में है। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पैसा ज्यादा हो, ये जानना चाह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, जहां जहां आपका बिल्कुल पकड़ थी, जमीनी पकड़, वहां वामपंथ वहां से एक तरह से विदा हो गया है। आप अभी भी राजस्थान जैसी स्टेट में जहां भाजपा और कांग्रेस का इतना जबरदस्त वर्चस्व है, उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि लाल झंडे को लोग सलामी देंगे? बिल्कुल सलामी यार। त्रिपुरा में हम ही अपोजिशन में हैं। अरे हम तो 20 साल तक लगातार, ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो 5 साल के अंदर धूल चाट जाती है। 163 की बीजेपी धूल चाट गई और 90 सीटें चली गई। कांग्रेस 156 आई थी और कितनी बची थी? नहीं, मैं तो जानना चाहता हूं जनता से क्या कहेंगे, क्यों वोट दे जनता आपको, क्यों वोट दे जनता आपको? नहीं, जनता संघर्ष के लिए, जनता के मुद्दों के लिए लड़ने वाली केवल ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। चाहे किसान के भाव का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, रोजगार, नौजवान के सवाल हो। आज राजस्थान में क्या हो रहा है? दोनों मिलकर के जिस तरह से नौकरियों को लूट रहे हैं जी, पेपर लीक इस सरकार में भी, उस सरकार में भी, मतलब 2.25 रुपए की बिजली को इन्होंने 10 और 12 रुपए यूनिट तक बेच रहे हैं। चलिए, इससे बड़ी लूट और क्या हो सकती है? ये बताइए कि के लिए आप 100 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। क्या कितनी सीटें आप जीतने की उम्मीद लगाते हैं? क्या 2.5 का आंकड़ा पार करेंगे कभी? हम तो जितने लड़ रहे हैं वो सभी जीतेंगे, कोई एक भी हारने वाले नहीं है जी। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या, आपका लाल झंडा कहाँ कहाँ फहराता है। और आपसे चुनाव तक
चुनाव हमने तक मोदी जी को झुकाया है, हमने गहलोत जी को झुकाया है, वसुंधरा को झुकाया है, और घुटनों के बल हमारे संघर्ष के कारण राजस्थान की 15 लाख किसान जो ट्यूबवेल से अपना खेत सींचते हैं, हर साल 16,000 करोड़ रुपए की छूट हमारे ही संघर्ष के कारण मिल रही है। कॉमरेड काले कानून हमारे ही संघर्ष देश के पूरी जनता को एकजुट करके लड़े, और मोदी जी को देश के किसानों से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने पड़े। धरती पे बहुत बहुत शुक्रिया अमराराम जी। चुनाव तक हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, कई बार आपसे बात करेंगे। और इस यात्रा में फिलहाल आज पेनल्टी कॉर्नर में इतना ही, लेकिन हम जिस तरह कांग्रेस, भाजपा, बीटीपी, आरएलपी, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, बसपा, सबसे होते होते अब इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब कुछ निर्दलियों की हालचाल पूछे जाएं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम मिलेंगे सोमवार को, और उस दिन हमारे साथ होंगे कुछ और राजनीतिक पार्टी के लोग और राजनीतिक वजूद रखने वाले लोग, जिन पर हम चर्चा करेंगे अगले चुनाव को लेकर। नमस्कार।